तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द एमिटिबल हॉरर अ ट्रू स्टोरी बुक के बारे में। इस बुक को लिखा है जे एंसन ने। और एमिटिबल हॉरर अमेरिकी लेखक जे एंसन की लिखी हुई एक प्रसिद्ध बहुत ही फेमस किताब है जो सितंबर 1977 में पब्लिश हुई थी। और 1979 से रिलीज होने वाली फिल्मों में जो स्टोरी बताई गई है एमिटिविल हाउस के बारे में, ये उसका आधार भी है, उसका बेस भी ये बुक है। इसी बुक के आधार पे एमिटिविल हाउस के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाई गई है जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। इस बुक के अंदर बहुत सारे असाधारण अनुभव के दावे किए गए हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो एमिटीविल के घर में होती है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बुक के बारे में कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, इसमें जो बातें हैं वो सारी सच नहीं है। बहुत सारे डिस्प्यूट हैं इस बुक के ऊपर भी और बहुत सारे केसेस भी फाइल हुए हैं। तो ये बुक पब्लिश हुई थी 13 सितंबर 1977 को यूएस में। और ये अभी भी अवेलेबल है, इवन अमेजन पे आप इसे बाय कर सकते हैं। अब इसका आधार क्या है, इस किताब को किस आधार पे लिखा गया है? दरअसल इसकी जो बेसिक कहानी है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। 13 नवंबर 1974 को 23 साल के रोनाल्ड डफे जूनियर नाम के एक शख्स ने अपने ही घर में अपने परिवार के 6 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये लोग एक घर में रहते थे जिसका एड्रेस था 112 ओशन एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के साउथ एरिया में पड़ता था। और एक बहुत ही बड़ा एक डच कॉलोनियल हाउस था। तो जब रोनाल्ड डफे जूनियर ने अपनी फैमिली के 6 मेंबर्स की हत्या की, मर्डर किया, तो उसके ऊपर केस चला। और 7 वीक तक, 7 हफ्ते तक ये केस चला। नवंबर 1975 में डफे को सेकेंड डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया और 25 साल से लेकर आजीवन कारावास की उसे 6 अलग अलग सजा सुनाई गई। मार्च 2021 में, यानी कि आज से कुछ साल पहले ही, डफेयो की जेल में रहते हुए मौत हो गई। दिसंबर 1975 में एक नई फैमिली ने इस घर को, 112 ओशन एवेन्यू के घर को खरीद लिया, जिसमें एक फैमिली थी जिन्हें लुट्स फैमिली के नाम से जाना जाता था। लुट्स फैमिली में पति पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी थे। एक उनका डॉगी था, पेट था, हैरी। लेकिन 28 दिनों के बाद ही इस परिवार ने इस घर को छोड़ दिया और उन्होंने दावा किया कि इस घर में बहुत ही खतरनाक भूतिया घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। इस बुक के बारे में हम और बात करें तो इस बुक में बताया गया है कि 112 ओशन एवेन्यू के घर में डफे परिवार की हत्या के बाद लगभग 13 महीने तक ये घर, एमिटीविल हाउस जो है, खाली रहा था। दिसंबर 1975 में जॉर्ज और केथी लुट्स ने इस घर को $80,000 में, $80,000 में खरीद लिया, जो कि कम कीमत मानी जा सकती है एक बहुत बड़े घर के हिसाब से। इस घर के अंदर 5 बेडरूम थे और यह घर डच औपनिवेशिक शैली में बना था। इसकी छत विशिष्ट गैम्ब्रेल थी। इसमें एक स्विमिंग पूल और एक बोट हाउस भी था, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा ही होगा। क्योंकि यह एक नहर के किनारे स्थित था, जॉर्ज और कैथी ने जुलाई 1975 में शादी की और दोनों के पास अपना अपना घर था, लेकिन वो एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे। केथी की पिछली शादी से 3 बच्चे थे, डैनियल, क्रिस्टोफर और मेलिसा, जिसे मिस्सी भी कहा गया है। उनके पास हैरी नाम का एक क्रॉस ब्रीड मालाम्यूट लेब्राडोर कुत्ता भी था। लुट्स परिवार 18 दिसंबर 1975 को यहाँ पे रहने आया। डेफे परिवार का जितना भी फर्नीचर था, डेफे परिवार जो पहले रहता था, जिनका यहाँ पे मर्डर हुआ था, तो उनके पास जितना भी फर्नीचर था वो सारा फर्नीचर लुट्स फैमिली ने
$400 में खरीद लिया था घर के साथ ही। जॉय लुट्स के एक दोस्त को घर की हिस्ट्री के बारे में पता चला और उसने इन्हें बोला कि इस घर को ब्लेस करवाएं, है ना, जो भी इसमें बुरी शक्तियां हैं या जो भी कुछ हो सकता है उससे उसके लिए प्रे करवाई जाए, ब्लेसिंग करवाई जाए। उस समय जॉर्ज जो थे उन्हें इस बारे में ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि कैसे ब्लेसिंग्स की जाती है, घर को कैसे पवित्र किया जाता है। और केथी को थोड़ा बहुत, क्योंकि केथी एक कैथलिक थी, क्रिश्चियन थी, तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया था। तो जॉर्ज फादर रे नाम के एक कैथलिक पादरी को जानते थे जो घर को ब्लेसिंग करने के लिए, घर की ब्लेसिंग के लिए तैयार हो गए। और जो फादर थे, फादर रे, अ, वो एक मनोचिकित्सक भी थे। तो ब्लेसिंग के लिए वो इस घर में पहुंचते हैं और जॉर्ज और केथी 18 दिसंबर 1975 को दोपहर का अपना सामान खोल रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए इमारत में चले गए ब्लेसिंग के लिए। जब उन्होंने पहला पवित्र जल, एक होली वाटर यूज करते हैं क्रिश्चियनिटी में, है ना, पवित्र करने के लिए, तो होली वाटर जब उन्होंने स्प्रे किया, डालना शुरू किया घर में अलग अलग जगहों पर, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मेनली जो मर्दाना आवाज। और जो भी था घर में वो उनसे कह रहा था कि वो तुरंत इस घर से बाहर निकल जाए। घर से निकलते समय जो फादर थे उन्होंने इस घटना का जिक्र घर के मालिकों से, यानी कि जॉर्ज और कैथी से नहीं किया। 24 दिसंबर 1975 को फादर ने जॉर्ज लुट्स को फोन किया और उसे कहा कि दूसरी मंजिल के कमरे से बाहर रहें, वहां पर नहीं जाएं, क्योंकि वहीं पे उन्होंने वो रहस्यमयी आवाज सुनी थी। बाद में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो वे घर अलग अलग घरों में रह रहे हों। जनवरी 1976 के बीच में जॉर्ज और केथी द्वारा घर को आशीर्वाद देने का एक और प्रयास किया गया। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग, उसको बेहतर करने की एक और कोशिश की गई। उन्होंने वह अनुभव किया जो घर में उनके लिए आखिरी रात साबित हुई। लट्स फैमिली ने इस अवसर पे हुई घटनाओं का पूरा ब्यौरा देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो खुद से इस घर को ब्लेस कर रहे थे तो बहुत ही भयानक अनुभव उनके साथ हुए। फादर रे से संपर्क करने के बाद लुट्स ने कुछ सामान लिया और दोनों ही अपने बच्चों को लेकर के कैथी की माँ के घर पे चले गए, मतलब घर को छोड़कर ये लोग चले गए जो न्यूयॉर्क के पास के डियर पार्क में है। तो बहुत सारी चीज़ें इस घर में उनके साथ हुई, जिसमें से कुछ के बारे में वो बताते हैं, कुछ के बारे में वो नहीं बताते हैं। अब बुक में जो डिटेलिंग है, बुक में क्या लिखा हुआ है इस बारे में, बुक में लिखा हुआ है कि उन्हें हरे काले रंग का कीचड़ सीढ़ियों से उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता था। 14 जनवरी 1976 को जॉर्ज और केथी लट्स अपने 3 बच्चों, अपने डॉगी हैरी के साथ 112 ओशन एवेन्यू से चले गए और उनका सारा सामान घर में ही रह गया, वो उसे पीछे छोड़कर चले गए थे। अगले दिन सामान को लुत्स को भेजने के लिए एक मूवर आया, एक कंपनी आई, उसने घर के अंदर रहते हुए किसी भी तरह की, अब जो सामान लेने के लिए जिसे भेजा गया था, तो उसने बोला कि नहीं, घर में तो ऐसा, उसके साथ तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये सारी घटनाएं इस बुक के अंदर लिखी हुई है, जिसके बाद इस पे बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं, एमिटीविल हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। अब इस पे क्या डिस्प्यूट है, तो इसमें जो फादर का बताया गया है, जिनका नाम था फादर पेकोरारो, जिनको फादर रे भी कहा गया है, फादर मैकोन्सो भी कहा गया है, इनकी जो भूमिका है इस पे काफी दिया गया है। फादर पेकोरारो ने 1970 के डेकेड के अंत में एक मुकदमे के दौरान एक केस फाइल हुआ था, तो उसमें एक एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि इस मामले के संबंध में लूत्स के साथ उनका एकमात्र कांटेक्ट टेलीफोन पे हुआ था।
जबकि अन्य अकाउंट्स में दूसरी उसमें कहा गया है कि फादर पेकरोरा ने घर का दौरा किया था लेकिन वहां कुछ भी असामान्य अनुभव नहीं किया था। 1979 में एक टेलीविजन सीरीज में जिसका नाम था इन सर्च ऑफ के एक इंटरव्यू के टाइम पे फादर बताते हैं एमिटिविल घर को आशीर्वाद देते समय उन्हें जो भी अनुभव हुआ था। इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने वास्तव में घर में प्रवेश किया था और उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा थप्पड़ मारा गया था और एक अशरीरी आवाज द्वारा बाहर निकलने के लिए कहा गया था, लेकिन कहीं किसी जगह पे कहा गया कि वो घर में गए ही नहीं थे। जिम और बारबरा कोमार्टी जो थे, जो कि बाद में उस घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, उन्होंने दरवाजों, तालों और खिड़कियों को हुए शारीरिक नुकसान के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दरवाजे खिड़कियों में कोई भी डैमेज नहीं आया था। उन्होंने मार्च 1977 में जो है इस घर को $55,000 में खरीदा था। बारबरा कोमार्टी ने बोला कि वे मूल आइटम प्रतीत होते हैं और किसी भी चीज में जो घर में रखी गई थी कोई डैमेज नहीं था। इस परिवार ने यह भी खुलासा किया कि रेड रूम तहखाने में एक छोटी सी कोठरी थी, जिस रेड रूम की बात होती है जहां से शैतान घर में आता है, ऐसा मूवी में भी बताया गया है। उन्होंने बताया कि जो रेड रूम का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसमेंट था उसमें एक छोटी सी कोठरी थी और लुत्स को पता होगी क्योंकि इसे किसी भी तरह से छिपाया नहीं गया था। ये कहते हैं कि ये छिपा हुआ था और इन्होंने उसे ढूंढा था, लेकिन बारबरा परिवार जो बाद में रहने आया इस घर में, उन्होंने कहा कि इसे छुपाया नहीं गया था, ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी कोठरी है। स्थानीय शिनकेक भारतीयों ने, जो इंडियंस होते हैं शिनकेक इंडियंस ने, पुस्तक के अध्याय 11 में किए गए दावे को खारिज कर दिया है। ये घर उस जगह पे बनाया गया था जहाँ पे ट्राइब्स रहती थी ने, और उन ट्राइब्स ने एक बार मानसिक रूप से बीमार और मरने वालों को वहीं पे उस घर की जगह पे छोड़ दिया था। इसका उस ट्राइब्स के जो लोग हैं आज के टाइम पे, उन्होंने इस दावे को भी खारिज कर दिया। इन्वेस्टिगेटर रिक मॉरन और पीटर जॉर्डन ने 1 जनवरी 1976 को बर्फ में खुरों के निशान के दावे को खारिज कर दिया। उनकी जांच से पता चला कि उस समय पे कोई बर्फबारी नहीं हुई थी जब लुत्स वहां रह रहे थे। उस दौरान किसी भी पड़ोसी ने कुछ भी असामान्य होने की बारे में नहीं बताया। बुक और 1979 की फिल्म में पुलिस अधिकारियों को घर पे आते हुए दिखाया गया है, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि लुत्स ने पुलिस को फोन नहीं किया था। उस समय एमिटविल में द विचेस ब्रू नाम का कोई बार नहीं था जिसमें लुत्स को जाता हुआ बताया गया है। स्टीफन कपलान और अन्य क्रिटिक्स ने बताया कि बुक में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे क्योंकि इसे विभिन्न संस्करणों में अलग अलग एडिशन में इसको रीप्रिंट किया गया था। मूल हार्ड कवर संस्करण में फादर पेकरोरो की कार एक पुरानी टेनफोर्ड है और जब वह इसे चला रहा होता है तो उसे एक ऐसी घटना का अनुभव होता है जिसमें हुड विंडशील्ड से टकरा जाता है। बाद के एडिशन में कार को फोर्ड में वापस आने से पहले शेवरले वेगा कार के रूप में बताया गया है। मतलब एक ही बुक के अलग अलग एडिशन में अलग अलग कहानी बताई गई है। मई 1977 में जॉर्ज और कैथी लुत्स ने विलियम वेबर और पॉल हॉफमैन, जो कि भूत प्रेतों के बारे में किताबें लिखते हैं, और विलियम वेबर जो कि रोनाल्ड डेफे जूनियर के वकील थे, बर्नार्ड बर्टन और फ्रेडरिक मार्स दोनों कथित भविष्यवक्ता थे जिन्होंने घर में इन्वेस्टिगेशन किया था। गुड हाउसकीपिंग पत्रिका, न्यूयॉर्क संडे न्यूज और हस्ट कॉरपोरेशन के खिलाफ एक केस फाइल किया। लुट्स ने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नामों के दुरुपयोग, गोपनीयता के हनन और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। समाचार निगमों के खिलाफ दावों को खारिज कर दिया गया और मुकदमे के शेष भाग की सुनवाई ब्रुकलिन जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेक बी वेंस्टीन ने की। सितंबर 1979 में जज वेंस्टीन ने लुट्स के दावों को खारिज कर दिया। 17 सितंबर 1969 को पीपल पत्रिका के एडिशन में विलियम वेबर ने लिखा कि मुझे पता है कि यह जो किताब है जिसके ऊपर ये फिल्में बनी है, ये एक धोखा है और हमने शराब की कई बोतलों पे यह डरावनी कहानी बनाई थी।
ये वेबर की जॉर्ज और कैथी लुट्स के साथ हुई एक बैठक के बारे में है, जिसके दौरान उन्होंने चर्चा की कि एंसन की पुस्तक की रूपरेखा क्या बनेगी, कॉन्सेप्ट, कहानी क्या होगा। न्यायाधीश वेनस्टीन ने इस मामले से संबंधित विलियम वेबर और बर्नार्ड बर्टन के आचरण के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि जब वकील साहित्यिक एजेंट बन जाते हैं तो यह एक बहुत ही गंभीर नैतिक प्रश्न है। वेबर ने खुद दंपति के खिलाफ $2 मिलियन का एक केस फाइल किया और उन पर अपनी पुस्तक स्वदेश से मुकरने का आरोप लगाया, जबकि क्रॉमर्टिस ने लुत्स, माता पिता लेखक एंसन और उनके प्रकाशक के खिलाफ मुकदमा चलाया। परीक्षणों के दौरान लुत्स ने स्वीकार किया कि द एमिटिविल हॉरर में लगभग सब कुछ शुद्ध कल्पना थी, स्केप्टिकल इंक्वायरर के लेखक के अनुसार। तो बहरहाल ये सब हुआ, एक घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें एक इंसान ने अपने ही परिवार के लोगों की हत्या कर दी, उसे सजा भी हुई। बाद में उसी घर में एक परिवार रहने आया और उसे उन्हें पता था कि इसका हिस्ट्री खराब है। उन्होंने दावा किया कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। 1 महीने से भी कम समय में उन्होंने घर को खाली कर दिया। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर घर में आए, जांचें हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्लूडिंग एड एंड लॉरेन वॉरेन। और किसी ने कहा कि यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, किसी ने कहा नहीं है। बहुत सारे दावे किए गए, बाद में किताब लिखी गई। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कहानी पूरी तरह से झूठी है। जो लुट्स फैमिली थी, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉर्ज और कैथी का टेस्ट हुआ था, पॉलीग्राफ, और उसमें वो पास भी हुए। मतलब उनको यकीन था कि उस घर में कुछ ना कुछ था, भ्रम भी हो सकता है। तो ये पूरी कहानी थी एमिटिविल हॉरर हाउस की। बहरहाल इस घर को लोग खरीदते गए, नए नए लोग वहाँ पे आके रहने लगे। अभी भी यहाँ पे कोई ना कोई रहता है, लेकिन इस तरह की किसी भी घटना के होने का किसी ने भी जिक्र नहीं किया जैसा लुट्स परिवार ने किया था। एमिटिविल हॉरर हाउस और बुक के बारे में आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनते रहने के लिए धन्यवाद।